हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा 1 पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट रू एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तो उसकी मेड उसे एक बेकार सा नुस्खा देती है जिसमें मरे हुए चूहे, छिपकली के अंडे एक्सेट्रा का एक मिश्रण बनाकर उसे एक दिन में 3 बार पीना है। उसकी मेड कहती है कि यह डॉक्टर शू का पैतरा है, उसने कहा है कि इससे राजा उसके वश में हो जाएंगे। उस मिश्रण की स्मेल तो इतनी ज्यादा गंदी थी कि किसी को नरक भी अच्छा लगने लगे। ये चारों सहेलियां अपने मस्त मगन धुन में जा रही थी। उसके रास्ते में आती है कॉन्सर्ट रू। हमेशा की तरह उसकी जबान में से बस कड़वी बातें निकलने लगती है। ये चारों चुपचाप थी तो मेड कहती है कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए इस वक्त। ये सुनकर कॉन्सर्ट रू वहाँ से चली जाती है। ये चारों ही अपना नाक बंद कर देती है। बूमेंग कहती है कि शाओ, क्या तुमने फाट मारी है? ये स्मेल कितनी गंदी है। शाओ कहती है कि मैं नहीं हूँ, वो तो कॉन्सर्ट रू से स्मेल आ रही थी। यान कहती है कि जो भी हो, ये स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी है। उसके बाद कॉन्सर्ट रू बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन के पास उसे मिलने के लिए जाती है, तो सारी कॉन्क्यूबाइंस को पता था कि ये गंदी स्मेल कॉन्सर्ट रू के पास से ही आ रही थी, इसलिए वो लोग जानबूझकर इस गंदी स्मेल की तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही कॉन्सर्ट रू वहाँ से चली जाती है तो एक कहती है कि हे भगवान, मैंने तो अपना नाक बंद करके रखा था। यान भागती हुई अपने पंटर के पास आकर कहती है कि मैंने कंफर्म कर लिया है। सारी कॉन्क्यूबाइन भी कह रही थी कि वो फार्ट वाली स्मेल रू के पास से ही आ रही थी। शियाओ कहती है कि हाँ, आजकल ना हमारे महल में पंछी दिख नहीं रहे हैं। और रू की मेड के पास मरे हुए चूहों की एक बकेट को भी मैंने देखा था। यान कहती है कि हाँ, मुझे पता लग गया, ये ना डॉक्टर शू का पैतरा है, पर ये ना फेक पैतरा है। ये सब कुछ ना वो मज़े करने के लिए करता है, इससे ना कुछ भी नहीं होने वाला। तो जू कहती है कि फिर तो हमें कॉन्सर्ट रू को ये बात बतानी चाहिए ना, उसके बाद तो उसका मजाक बन जाएगा। यान कहती है कि चुप कर, आई बड़ी कहने वाली। वैनलाओ को यूनुच बताता है कि आजकल रू आपके घर के चक्कर बहुत ही काट रही है, आपने तो उसे फुली इग्नोर किया है। तो वैनलाओ कहता है कि हाँ, सही कहा, लगता है कि मुझे उससे एक बार मिल लेना चाहिए। वैनलाओ रू से मिलने के लिए चाहता है। वैनलाओ को भी वो स्मेल आ जाती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो वो कहता है कि अपना मुँह बंद रखना, तुम्हें लगता है कि नहा लेना चाहिए, मुझे काम है तो मैं जाता हूँ। रू अपने आप को स्मेल करती है, उसे भी वो स्मेल गंदी ही लगती है। वो अपनी मेड पर चिल्लाती है कि ऐसे तो वो भाग गया, तुमने ऐसा बेकार सा पैतरा मुझे दिया ही क्यों? बूमेंग को सर्दी लग जाती है, तो यान उसे कहती है कि शाओ, सर्दी हो या गर्मी, रोज ही एक्सरसाइज करती है तो तुम्हें भी करनी चाहिए। वहाँ इंपीरियल डॉक्टर आ जाता है, तो बूमेंग कहती है कि निकलो यहाँ से, पर वो तो उसके पीछे पड़ जाता है, तो बूमेंग भागने लगती है। वहाँ पर वैनलाओ आ जाता है। वैनलाओ कहता है कि जल्दी से इसकी पल्स चेक करो। इंपीरियल डॉक्टर करने लगता है। वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो प्रेग्नेंट है। सारे लोग तो चौंक गए थे, पर इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। सारे लोगों को उस पर गुस्सा आ रहा था। फिर जाते टाइम राजा बूमेंग से कहता है कि अपना ख्याल रखना। ये देख कर यान कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजा कुछ तुम्हें ज्यादा ही भाव दे रहा है। बूमेंग कहती है कि तुम क्या अंधी हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? वो यहाँ मुझे परेशान करने के लिए आया था। रू की मेड फिर से उसके पास एक नया पैंतरा लेकर आती है। वो कहती है कि यू हुआन नाम की एक लड़की हमारे सिटी में है जो कि प्रोस्टिट्यूट है। वो हमें सिखाती है डांस करके कि लड़कों को कैसे फंसाते हैं, एंड आज तक उसके पास से जिस लड़की ने भी डांस सीखा है वो कभी फेल नहीं हुई है। रू तो जल्दी से मान जाती है। ये रू जो भी करने वाली होती है उसके बारे में यान को ना सब कुछ पहले से ही पता होता है, पर इस बार मैंग को भी यू हुआन के बारे में पता था। चू बेचारी सब बातों से अनजान पगली, वो उनसे पूछती है कि ये यू हुआन कौन है। यान कहती है कि वो हमारे सिटी में ना बहुत ही फेमस है, उसका डांस तो उससे भी ज़्यादा फेमस है। सारे एक्टर मरे जाते हैं उसकी बस एक झलक को देखने के लिए। कॉन्सर्ट रू ने यू हुआन का डांस सीख लिया था, इसलिए वो वैनलाओ को अपना डांस प्रदर्शित करने लगती है। आइटम गर्ल जैसे डांस करती है, ये डांस बिल्कुल वैसा ही था, पर वैनलाओ वो तो ये सब कुछ देखकर बोर हो रहा था। उसके पास रू आती है। वो कहती है कि कैसा लगा मेरा डांस? तो वैनलाओ कहता है कि अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। रू उसे ड्रिंक पिलाने लगती है, पर वो खुद ही ड्रंक हो जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। वैनलाओ वहाँ से चला जाता है, तो यूनुच आकर उसे रोक देता है कि इससे ना रू के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो आपसे कंप्लेंट जरूर करेंगे। ये सुनकर वैनलाओ अंदर चला जाता है। अगले दिन रू तो बड़ी ही खुश नजर आ रही थी, ऊपर से उसकी मेड उसके कान भरने लगती है कि आपने कर दिखाया।
फिर तो वो बहुत ही सारा खाना खाने लगती है। वैसे वो जानती थी कि कुछ नहीं हुआ है, पर वो इस अफवाह को फैलाना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। यान आकर सभी लोगों को इस अफवाह के बारे में बताती है कि वैन लाओ पूरी रात उसके कमरे में रहा था, पर मैंने देखा कि वैन लाओ सिर्फ भूख ही पड़ रहा था, उसने कुछ नहीं किया है। रू को एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, पर बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस को तो ये सच लग रहा था। वो तो उसकी खातिरदारी करने में एक भी कसर नहीं छोड़ रही थी। यान और मेंग दूर से ही ये नज़ारा देखकर चिढ़कर चली जाती है कि वाह क्या नाटक कर रही है। फिर रू वैन लाओ से मिलने के लिए आती है। वैन लाओ कहता है कि तुम तो काफ़ी मोटी दिख रही हो। रू कहती है कि ये ना उस रात के बाद से ही हुआ है, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगती रहती है, उल्टियाँ होती है और मुझे खट्टा और तीखा खाने का मन करता है। वैन लाओ कहता है कि कब, क्या, उस रात? बिल्कुल भी नहीं, उस दिन मैं सिर्फ भूख ही पड़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें शायद कोई बीमारी लग गई है। रू वापस आती है, गुस्से से वो अपनी मेड को चांटा लगा देती है कि तुमने ही मेरे कान भरे थे ना। अगले दिन वैन लाओ 2 मुर्गियों की फाइट करवा रहा था, जिसमें राजा का एक मुर्गा जिसका नाम था लिटिल वाइट वो भी था। सारे लोग लिटिल वाइट को चीयर अप कर रहे थे। बूमेंग भी वहाँ पर आती है। वो देखती है कि ये लोग वाइट किसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों काले ही मुर्गे थे। फिर अनाउंसमेंट होती है कि 18वां राउंड भी लिटिल वाइट ने ही जीता है। वैन लाओ बूमेंग की ओर देखता है। बूमेंग मुँह बिगाड़ कर खड़ी थी, तो वो पूछता है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो बूमेंग लिटिल वाइट की तारीफ करने लगती है। वो तो ये तक कह देती है कि अगर लिटिल वाइट मर भी गया तो वो राजा के काम ही आएगा। बस यही बोलना बाकी था। बेचारा लिटिल वाइट वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। वैन लाओ अपने लिटिल वाइट के पास जाकर रोने लगता है। वो बूमेंग को देखता है और कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो? हाँ सिपाहियों, ले जाओ इसे और इसका गला काट दो। बूमेंग डर के मारे बेहोश हो जाती है। इंपीरियल डॉक्टर वहाँ आता है। वो कहता है कि इसे बस थोड़ा शौक लगा है, इसलिए ये बेहोश हो गई है। वैन लाओ कहता है कि पता लगाओ कि मेरा लिटिल वाइट कैसे मर गया, वरना मैं तुम्हारा भी गला काट डालूंगा। ये सुनकर बेचारा इंपीरियल डॉक्टर भी बेहोश हो जाता है। इन दिनों वैन लाओ काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था, तो बूमेंग सोचती है कि क्यों ना मैं बांसुरी बजाकर उसका मूड ठीक कर दूँ। वो बजाना स्टार्ट करती है, काफ़ी बेसुरा बजाती है। वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर आकर उसे रोकता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। यूनोच आकर उन दोनों को अंदर बुला लेता है। वैन लाओ कहता है कि कौन था जो बाहर इतनी बेसुरी बांसुरी बजा रहा था, लगता है कि फिर से कोई अनहोनी आने वाली है। बूमेंग कहती है कि हाँ पता नहीं कौन था जो इतना बेसुरा बजा रहा था। इंपीरियल डॉक्टर तो बूमेंग को देखकर हंसने लगता है। फिर वैन लाओ कहता है कि क्या है, तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि आपका लिटिल वाइट 5 साल से डिप्रेशन में था, इसी चिंता के चलते वो मर गया। तो राजा कहता है कि हाँ सही कहा, किसी ने उसे छोड़ दिया था तो मैंने उसे गोद ले लिया, उसे ये शायद सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मर गया। बूमेंग अपने मन में सोचती है कि कौन ऐसा गधा होगा जो कि एक अच्छे खासे ताजे मुर्गे को छोड़ेगा, इससे तो उसका 2 वक्त का खाना बन जाता। वैन लाओ कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यही सोच रही हो ना कि उस मुर्गे को छोड़ने की जगह पर खा लेना चाहिए था। पर बूमेंग वो तो नाटक करने लगती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपका फेवरेट मुर्गा मर गया। वैन लाओ कहता है कि अच्छा तो अब से लिटिल वाइट का ब्रूटल तुम ही करोगी। बूमेंग और उसकी सहेलियाँ मुर्गे को दफनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वहाँ एक बंदा आ जाता है जो कि रसोई घर में काम करता है। जैसे ही इन सहेलियों का ध्यान भटकता है, मुर्गा गायब हो जाता है। उसके बाद बूमेंग चिल्लाती हुई रसोई घर में जाती है और वो बंदा वो तो चिकन ही खा रहा था, तब वो उस पर चिल्लाने लगती है। तो वो बंदा कहता है कि इसको तो मैंने सुबह सुबह ही काटा है, पर बूमेंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो बंदा रोने लगता है। जब वो वापस आती है तो ये लोग एक लड़की से डर रही होती है। वो लड़की अपने आप को बता रही थी कि मैं लिटिल वाइट हूँ, मैं मरने के बाद चिकन फेरी बन गई हूँ। ये सब सुनकर नामेंग का तो दिमाग ही सटक जाता है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। पर वो लड़की अपना जलवा दिखाने लगती है, वो जादू करने लगती है, जिसके कारण ये सारी लोग डर जाती है। पर ये लड़की जादू का छलवा दिखाने लगती है तो ये लोग भागकर दरवाज़ा टाइटली बंद कर देती है। बूमेंग कहती है कि रुको ज़रा, ये ड्रामा तो इंपीरियल ड्रामा नहीं था, फिर ये जादू टोना कहाँ से आ गया? तो यान कहती है कि हाँ सही कहा, हमारी ऑडियंस तो कंफ्यूज हो जाएगी।
बाद में वो फेरी को देखकर सोचती है कि हमें दरवाज़ा तो खोलना ही होगा। शाओ बेचारी डरते हुए दरवाज़ा खोल देती है। वो चिकन फेरी कहती है कि मुझे राजा को एक बार देखना है और मुझे यहाँ पर दोस्त भी बनाने हैं। वो जादू करने वाली थी तो ये तीनों की तीनों डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ये लोग फिर से वहाँ आती है और चिकन फेरी से कहती है कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी। तो चिकन फेरी के नखरे तो बहुत ही बढ़ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे बहुत सारा पैसा और ज्वेलरीज चाहिए। शाव को तो उस पर गुस्सा आता है। पय्यान कहती है कि हाँ, हम करते हैं ना कुछ इंतजामात। बू मैंग चोरी चुप के राजा के कमरे में खिड़की से जाती है तो यूनुज कहता है कि हमलावर। तो वैन लव कहता है कि ये हमलावर नहीं है, ये कोई स्टूपिड होगा। बू मैंग आती है। वो कहती है कि वो मैं थी। उसके बाद वो वैन लव के साथ चेस खेलने लगती है। वो कहती है कि लिटिल फाइट अब एक स्पिरिट बन गई है, वो हमें डरा रही है और हमसे पैसे मांग रही है। वैन लव को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। बू मैंग कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, चलो मेरे साथ। बाद में ये दोनों ही सीढ़ी लगाकर उस स्पिरिट को देख रहे थे। वैन लव कहता है कि यह तो एक लड़की है, इसलिए वो तो वहाँ से चला जाता है। पर बू मैंग वो बेचारी नहीं जा पाती और गिरने वाली थी तो वैन लव उसे बचा लेता है। वैन लव उसे पागल बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिपाही आ रहे थे और कहते हैं कि एक मुजरिम जेल से भाग गया है। उस मुजरिम को जादू टोना भी आता है और वो एक लड़की है। इन चारों सहेलियों को पता लगता है कि उसको तो उस लड़की ने उल्लू बना दिया कि वो एक चिकन फेरी है ये कहकर। बू मैंग ने अपनी ज्वेलरीज नहीं दी थी, इन तीनों ने दे दी थी। इसलिए ये तीनों ही बू मैंग पर भड़कने लगती है कि तुम्हें ये पहले से ही पता था ना। तो बू मैंग मना करती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। पार्ट 4 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।